हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के लिए वीडियो नंबर 4 देखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और यह सीरीज़ तब तक नहीं बंद होगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता। मैं हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव अपलोड करने का आपसे प्रॉमिस किया हूँ, तो पहले फिजिक्स का कर रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर मैथमेटिक्स और फिर हिंदी, फिर एसएसटी, मतलब सबका करूँगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि, और हाँ एक और चीज़, जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ सारा का सारा VVI है और सबके सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। दूसरी चीज़, यह चैप्टर नंबर 1 के लिए लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। ओके डन। चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है F, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हमें पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है समझिएगा। 2 नंबर में बोला है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। अब देखे होंगे, अब जाते होंगे कई एक लोग हजामत बनवाने, है ना, यानी बाल कटवाने जाते हैं, तो उसमें देखते होंगे आईना लगा रहता है, और वो आईना पता है एक दर्पण है। आपको पता है आईना मतलब दर्पण, लेकिन सवाल है कि कौन सा दर्पण है। और मैं बता दूं बिहार बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि कौन सा दर्पण लगाया गया होता है, तो सीधी सी बात है, न तो उत्तल दर्पण लगाया गया होता है और नहीं तो समतल दर्पण लगाया गया होता है। तो बचा क्या, तो अवतल दर्पण है। यानी आज से याद रखिएगा, हजामत बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो आंसर है अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या बोल रखा है इन्होंने कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। मतलब सीधा सा बात पूछ रहा है इन्होंने कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्त याद रखिएगा, लाइफ में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये तो कभी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो आंसर है अनंत होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है इन्होंने, वह दर्पण, यानी एक दर्पण का नाम बताना है जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जिसमें हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह दर्पण अवतल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। समतल भी नहीं होगा, ठीक है। और तो बचा क्या, तो आंसर है उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका मैं बोल सकता हूँ उपयोग दृष्टि क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता तो क्या होता दोस्त, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अवतल दर्पण हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का मतलब ज़्यादातर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और साथ ही साथ हम बोल सकते कभी कभी बड़ा भी प्रतिबिंब बना देता है। तो मान लीजिए इतना छोटा गाड़ी, पहला नंबर तो उल्टा दिखाई देगा और साथ ही साथ बड़ा दिखाई देगा, तो क्या होगा समझ रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो भी, देखिए कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर फाइनली कि एक ऐसा दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है उसका क्या है, उत्तल दर्पण इसका जवाब होगा। अवतल क्यों नहीं होगा, समतल क्यों नहीं होगा, क्लियर हो गया होंगे आप, क्योंकि ये बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं जब क्लास में मैं पढ़ा रहा था तब। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई दर्पण है, सपोज इस तरीके का एक दर्पण होता है ना, तो इस दर्पण का मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु होता है ना, तो इस मध्य बिंदु को क्या नाम देते हैं, तो आंसर है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है उसका, किधर गया, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में इन्होंने वो रखा है कि एक अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब एक दर्पण है, एक अवतल दर्पण है
और उस अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का सीधा, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब प्राप्त होता है। तो बताना है कि वह वस्तु कहाँ स्थित हो सकती है। तो सीधी सी बात है, एफ पर तो होगी नहीं, क्योंकि एफ पर होता है तो अनंत पर बनता है। ओके, ये इसके बीच में भी नहीं होगा। तो सवाल है कि इसके बीच में होगा क्या, तो आंसर यस सर होगा। यानी याद रखिएगा लाइफ में, अगर मैं पी तथा एफ यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस मतलब बोल सकते एफ के बीच अगर हम वस्तु रखें तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। इतना बात याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत VVI क्वेश्चन है। तो अभी इतना कॉपी कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा हूँ और फिर हम आगे की ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ओके, 6 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इन्होंने, समझिएगा। 7 में बोल रखा है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने। मतलब हमें अवतल दर्पण में एक वस्तु को ऐसा जगह रखना है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बने। मतलब अगर वस्तु इतना साइज का है तो जो प्रतिबिंब भी बनेगा एकदम इतना साइज का ही बनना चाहिए। ऐसे में वह वस्तु कहाँ स्थित होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, एफ पर नहीं, एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि एफ पर अगर होगा तो अनंत पर चला जाएगा ना, इसलिए एफ नहीं, पहला नहीं हो सकता, ये तो होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपको पढ़ाया हूँ मैं कि जब किसी वस्तु को अगर हम सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ये हमने पढ़ा रखा है अवतल दर्पण में। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर में क्या बोल रखा है दोस्त? 8 नंबर में बोला है कि आवर्धन का धनात्मक मान डॉट डॉट प्रतिबिंब इंगित करता है। यानी आप लोग आवर्धन पढ़े होंगे और उस आवर्धन में दो होता है, मतलब एक धनात्मक मान होता है, एक ऋणात्मक मान होता है। यानी एम का दो मान आता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या होता है मैं पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ। पीछे वाले वीडियो पार्ट 2 में मैंने ये ऑब्जेक्टिव को लिखवाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इसमें मैंने लिखवाया। यानी कि आवर्धन एम का धनात्मक मान हमें क्या बताता है। तो चूंकि आवर्धन एम का ऋणात्मक मान हमें वास्तविक प्रतिबिंब बताता है, तो उसके उल्टा आवर्धन एम का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब बताएगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धन एम का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को सूचित करता है, इंगित करता है। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में अगर गौर से पढ़िएगा तो दोस्त लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो मैंने पढ़ाया है ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या वो रखा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप लोग देखे होंगे स्कूटर वगैरह वगैरह जितने भी गाड़ी हैं उन गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण? तो आंसर है उत्तल दर्पण लगा होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समांतर समतल दर्पण रख दिया जाए, इस तरीके से रख दिया जाए, दो समांतर समतल दर्पण। तो हमें ये बताना है, तो रखी गई एक और दो समांतर ऐसा रख दिया गया और इसके बीच एक वस्तु रख दी गई सपोज, तो कितना प्रतिबिंब बन सकता है ये हमें बताना है। तो इस तरीके का ले लिया, बीच में कोई वस्तु है। तो मैं बता दूं एक खास बात ये है कि इसका प्रतिबिंब अनंत बनता है, मतलब न जाने कितना, बहुत सारा बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जो लोग पढ़े होंगे इम्पैक्ट कोचिंग सेंटर यानी कि मेरे यहाँ, वो लोग जानते होंगे और भी लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, बट पता नहीं बताया गया क्या, क्योंकि मैंने ये बताया था एप्लीकेशन में समतल दर्पण का उपयोग में। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या छापना है तो छाप लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम आगे के और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके, चलिए अब हो गया होगा ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं यह लास्ट वीडियो है पहला चैप्टर के लिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। मैं शुरू में भी ये बात बताया था
और चैप्टर नंबर 2 का फिजिक्स ही देखेंगे। और जैसे ही चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है तो मैं केमिस्ट्री अपलोड करना शुरू कर दूंगा, यानी 2-2 चैप्टर सबका कवर किया जाएगा पहले। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 नंबर में बोला है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। मान लीजिए एक समतल दर्पण ले लिया और उसका आवर्धन निकालना चाहा, तो चूंकि आपको पता है आवर्धन का डिफिनेशन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। थोड़ी देर पहले ही ऑब्जेक्टिव भी करवाया है मैंने। दूसरी चीज़, जब बनाइएगा दोस्त तो आप पाइएगा कि जितना भी वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार होता है, मतलब दोनों का अनुपात कटेगा तो +1 आएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है, क्योंकि कट करके कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं? तो प्लस इसलिए हुआ क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जितनी भी दूरियां मापी जाती है वह कहाँ से मापी जाती है? तो मैंने बताया फोकस से तो मापा नहीं जाता है, सी से तो मापा नहीं जाता है, तो आंसर है ध्रुव से मापा जाता है। यानी कि याद रखिएगा, जितनी भी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी उसमें सारी की जो दूरियां मापी जाती है वह इस तरीके का होता है दर्पण, तो ध्रुव इधर होता है तो यहाँ से मापा जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्रता त्रिज्या हमें बताना है। तो चूंकि f = r/2 होता है तो r = 2f, यानी 12.5 का 2 से गुना करूंगा तो 12.5 दूनी 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्त और सब मैं क्वेश्चन का गारंटी लेता हूं, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल, उसका कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि यही आएगा। हाँ, इसी पैटर्न पर आएगा, इस बात की गारंटी लिख करके दे दूंगा, लेकिन यही क्वेश्चन अंक आ जाए ये गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं पहले ही विश्वास कर मतलब पूरा ही बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको है ना धोखा में रख रहा हूँ कि नहीं यही आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये केवल अंक चेंज कर सकता है, लेकिन हाँ पैटर्न इसी पर आने वाला है। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव है एक भी चेंज नहीं होगा, एक भी वर्ड भी चेंज नहीं होगा, ये लिख करके दबा देता हूँ अगर आया, क्योंकि एक चैप्टर से मैंने लगभग 62 ऑब्जेक्टिव करा दिया ये वीडियो को लेकर के, 61 या 62 करके। तो इतना ऑब्जेक्टिव में सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा फालतू इस साल नहीं पूछेगा, ये मैं लिख करके दे दूंगा पहला चैप्टर से, एकदम गारंटी लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा। तो सीधी सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब तो बनाता नहीं है। अच्छा, आकार में बड़ा तो बनाता नहीं है, उल्टा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी फाइनल जवाब फिर से सुनिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी। तो आज हमने क्या कर दिया, फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, यानी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा है तो इसको कमेंट कीजिए, है ना, और इसको लाइक कीजिए। और दोस्त चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। पहले मैं तो हट जाता हूँ, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर और कुछ बोलूँगा। और हाँ, दूसरी चीज़ दोस्त, आप लोग इसको पूरा देखिए और पूरा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।